आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता कोसरिया है। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वह टॉपिक है जनजातीय भूमि की बदलती समस्याएं। हमारा ये जो टॉपिक है वो MA सेकेंड सेमेस्टर के 9th पेपर से लिया गया है, जिसका नाम है इंडियन रूरल सोसाइटी। इसके यूनिट 1 का ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम देखें कि जनजातियों की जो भूमि से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, इन समस्याओं के कारण क्या हैं, इन समस्याओं से इनका जीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो चलिए इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं कि जनजातियों के बदलते हुए परिवेश में विभिन्न जनजातियां आज अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिनका कुछ समय पहले तक उनमें पूर्ण अभाव था। एक भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद है, जिनकी दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित हुई थी। उसमें इनकी समस्याओं को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहली समस्या थी बाहरी समूहों के सांस्कृतिक संपर्क से उत्पन्न समस्याएं। इसके अंतर्गत जो है बाहरी जो समूह इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किए थे, उनसे इनकी जो संस्कृति है उनका हासिल हुआ था, उससे संबंधित समस्या। दूसरी, नई राजनीतिक व्यवस्था में सहभाग करने से उत्पन्न समस्या। और तीसरा था आर्थिक तथा व्यावसायिक जीवन में उत्पन्न समस्या। इसी आर्थिक और व्यावसायिक जीवन से उत्पन्न समस्या के अंतर्गत आने वाली समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या है जनजातीय भूमि से संबंधित समस्याएं। हम देखते हैं कि भारत की लगभग सभी जनजातियां जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों और निर्जन प्रदेशों में निवास करती आई है। ये स्थान वे हैं जहां न तो यातायात की सुविधा उपलब्ध है और ना ही किसी विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ होता है। अधिकांश कृषि जो भूमि है, मतलब यहाँ की जो ऐसी जो भूमि है कि यहाँ पर कृषि कार्य करना भी नॉर्मली बहुत सरल नहीं होता है। इसके फलस्वरूप जो है यहाँ का जनजातियों का जीवन एक और तो प्रकृति पर निर्भर है, और दूसरा प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण इनको आजीविका के साधन प्राप्त कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। स्पष्ट है कि भौगोलिक पृथक्करण और परंपरागत जीवन शैली के कारण भूमि या कृषि से संबंधित इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजातियों में भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है, जिसमें पहला है भूमि पृथक्करण की समस्या। भूमि पृथक्करण का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत जनजातीय लोगों के लिए जो ऋण अथवा उपभोग संबंधी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं ही अपनी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह ऐच्छिक कार्य है, इसके लिए व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाता। भारत की जनजातियों का अधिकांश भाग सदैव कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करता रहा है। आरंभ से भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होने तथा जंगल की खाली पड़ी हुई भूमि पर जनजातियां किसी भी तरह की खेती करने के लिए स्वतंत्र थीं। पृथक और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण सरकार द्वारा भी इनके जीवन यापन के तरीके पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार सन 1916 में एक कानून बनाया गया, जिसका उद्देश्य जनजातीय समाज को गैर जनजातीय समाजों से पृथक करके जनजातियों की भूमि के उपयोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना तथा वन क्षेत्रों में जनजातियों के लिए पृथक गांवों को बसाना था। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य वन क्षेत्रों की संपदा को निकालने के लिए कम से कम मजदूरी पर अधिक मेहनत करने वाले जनजातीय लोगों की सेवाएं लेना था। इसके बाद भी विभिन्न जनजातियों द्वारा स्थानांतरित या स्थायी कृषि के द्वारा कृषि कार्य किया जाता रहा। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक विशेष अधिकारी ग्रिगर्सन को इसलिए नियुक्त किया गया जिससे जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कृषि भूमि का सही आकलन किया जा सके।
इसके बाद भी जनजातियों को ना तो कृषि भूमि का स्वामित्व दिया गया और ना ही उनसे लगान वसूली का काम आरंभ हो सका। भारत में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न जनजाति लोग जिस भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे, उन्हें भी कृषि धर्म मानते हुए उन्हें भू स्वामित्व दे दिया गया। सरकारी रिपोर्ट जो रिकॉर्ड थे वो अपूर्ण होने के कारण, पूरे नहीं होने के कारण, जो कृषि जोत के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जिन पर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि कार्य होने के बाद भी उनका सही विवरण सरकारी अभिलेखों में अंकित नहीं हो सका। धीरे धीरे जब बाहरी समूह ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करना आरंभ किया तो जनजातियों की सरलता, ईमानदारी और निर्धनता के कारण उनकी भूमि हड़पने के तरीके निकालना इन्होंने आरंभ कर दिया। यहीं से भूमि पृथक्करण विभिन्न जनजातीय समाजों की एक समस्या के रूप में सामने आई तथा आज जनजातियों में इस समस्या का रूप शायद सबसे अधिक भयावह और गंभीर है। भूमि पृथक्करण की समस्या अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम है जो निम्नलिखित है। पहला कारण है बाह्य समूहों के स्वार्थ। जनजातियों में भूमि पृथक्करण की समस्या का सबसे प्रमुख कारण बाहरी समूहों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अपना कोई व्यवसाय आरंभ करके अथवा छल कपट के द्वारा जनजातियों की भूमि पर अधिकार करना है। ऐसे लोग आरंभ में जनजातियों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन्हें ऋण देने का प्रलोभन देते हैं और बाद में लिए गए जो जनजातियों द्वारा जो ऋण है उनके इतनी ज़्यादा ब्याज लगा दी जाती है कि वो उस ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं और बाद में इन्हीं ऋण के लिए या इसी ब्याज के भुगतान के लिए इनको अपनी ज़मीनें इनको सौंपना पड़ता है। उसके पश्चात दूसरा कारण है दोषपूर्ण कानून। नए कानूनों के अनुसार किसी जनजाति कृषि भूमि को जनजाति के ही किसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है। इस दशा में भूमि की समान कीमत जो है उसकी वास्तविक कीमत से कहीं कम हो जाती है। साधारणतया बाहरी समूह के लोग अपने यहाँ श्रम करने वाले किसी जनजाति व्यक्ति के नाम पर या जाली नाम पर जो है भूमि की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। भूमि की रजिस्ट्री जिस नाम से होती है उस व्यक्ति को स्वयं इसकी जानकारी तक नहीं होती। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से भूमि का स्वामित्व किसी बाहरी व्यक्ति के अधिकार में आ जाता है। तीसरी समस्या है निर्धनता की समस्या। अधिकांश जनजातियों का जीवन अत्यंत निर्धन है। कृषि तथा दैनिक उपभोग की आवश्यकताओं को भी अपने सीमित साधनों के द्वारा पूरा नहीं कर पाती। विवाह, धार्मिक उत्सवों, त्योहारों, कर्मकांडों आदि के अवसर पर भी इन्हें स्थानीय साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऋण की अदायगी न होने पर इन छोटे कृषकों को जो ये छोटे कृषक हैं इनकी भूमि पर बड़े बड़े कृषकों का अधिकार हो जाता है। फिर चौथी समस्या है निरक्षरता और अज्ञानता की। जनजातीय क्षेत्रों में कृषकों को ऋण देने के लिए विशेष सरकारी साख समितियां स्थापित की गई हैं, लेकिन जनजातीय लोग अपनी निरक्षरता और अज्ञानता के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते। वहाँ के स्थानीय जो साहूकार हैं वे भी सरकारी नीतियों का दुष्प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि सरकारी संस्था से अगर कोई व्यक्ति ऋण ले लिया तो उनकी फसल पर जो है वो सरकार का अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये जनजाति जो के वर्ग के लोग हैं डर के कारण साहूकारों से ही ऋण लेते हैं, वो किसी भी कागज़ पर अंगूठा लगा देते हैं। उसके पश्चात है जनजातियों में मद्यपान की आदत। परंपरागत रूप से जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा महुए और दूसरे पदार्थों से जो है देसी शराब बनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस के शोषण के कारण अब ये लोग स्वयं शराब बनाने से डरने लगे हैं। यद्यपि शराब पीना इनकी आदत बन चुकी है, इनकी संस्कृति में शामिल है, तो इसी आदत और अपनी संस्कृति का निर्वाह करने के लिए उन्हें समय समय पर बाहरी लोगों से ऋण लेना पड़ता है तथा नशे की हालत में वे अपनी कृषि भूमि दूसरे लोगों को स्वयं ही सौंप देते हैं। भूमि संबंधी कोई मामला कितना भी विवादपूर्ण हो, लेकिन जनजाति वर्ग के जो लोग हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने और वकीलों को फीस देने की स्थिति में नहीं होते। इसके फलस्वरूप वे सदैव अपनी भूमि के अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। उसके बाद है विकास कार्यक्रमों का दुष्प्रभाव। राज्य सरकारों ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए नई सड़कों, नहरों और जलाशयों के निर्माण की योजनाएं आरंभ की। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था, लेकिन इस निर्माण कार्य के लिए जिस बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप बहुत से जनजातीय लोगों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है। भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें जो धनराशि मिलती है
वो जो है वो शराब और उपभोग की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने में ये समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजातियों की भूमि से संबंधित ये सारी समस्याओं का कारण ये है। दूसरी समस्या है विस्थापन की समस्या। जनजातीय क्षेत्रों में जैसे जैसे विकास कार्यक्रम लागू होते हैं, जनजातियों में विस्थापन के रूप में एक नई समस्या गंभीर रूप लेने लगती है। जनजातियों में विस्थापन की समस्या का आरंभ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हो चुका था, जबकि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण, परिवहन के साधनों, खनिज संपदा के खनन तथा नगरीय विकास के फलस्वरूप जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा अपने उस निवास से वंचित होने लगा जिस पर वह या तो एक लंबे समय से निवास करता रहा था अथवा जो स्थान उसकी आजीविका का प्रमुख साधन था। शाब्दिक रूप से विस्थापन का अर्थ अपने मूल स्थान से पृथक होकर आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त कर पाना था। जनजातियों में जो विस्थापन की समस्या है उसका संबंध मुख्य रूप से तीन तरह के विस्थापन से है, जिसमें प्राकृतिक विस्थापन, औद्योगिक विस्थापन और तीसरा है विकास जनित विस्थापन। तो पहला है प्राकृतिक विस्थापन। यह विस्थापन का वह रूप है जो क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण, पानी के बहुत अधिक भराव के कारण, महामारियों के प्रकोप, जंगली जानवरों के आतंक या वर्षा न होने के कारण फसलों के नष्ट हो जाने से देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और भूकंप से भी ऐसी दशाएं हैं जिससे जो है जनजाति वर्ग के लोग बड़ी संख्या में विस्थापित हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है, वहाँ बड़ी संख्या में जनजाति गांव जलमग्न हो जाते हैं। इन स्थानों में निवासी बार बार स्थान परिवर्तन करके भिन्न भिन्न तरीकों से आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य होते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बार बार अकाल या फसलों की बीमारी के कारण एक बड़ी संख्या में लोगों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। इस दशा में सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर इतनी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पाता कि सभी लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा कर सकें। जनजातियों में सामान्य निर्भरता के कारण प्राकृतिक विस्थापन की समस्या और गंभीर हो जाती है। विस्थापन का दूसरा प्रकार है औद्योगिक विस्थापन। किसी भी क्षेत्र में एक बड़े भाग में, जैसे अगर लौह अयस्क, कोयले या दूसरे खनिज पदार्थों के लिए जब खनन कार्य किया जाता है तो इसके फलस्वरूप बहुत से जनजातीय गांव पूरी तरीके से या तो उजाड़ दिए जाते हैं या वह इस लायक नहीं रह जाते कि वहां पर जो लोग हैं खेती के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। खनिज पदार्थों के उपयोग के लिए जब बड़े बड़े कारखानों को स्थापित किया जाता है तो सरकार द्वारा भूमि के बड़े बड़े हिस्सों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। ये उसके लिए ज़रूरी रहता है, लेकिन इसका प्रभाव जनजातीय वर्ग को होता है। इसके फलस्वरूप जनजातीय लोगों को या तो अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर औद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य होता है या कारखानों में रोजगार न मिल पाने के कारण वे निकटवर्ती कस्बों या नगरों में प्रवास करने लगते हैं। उसके पश्चात तीसरा विस्थापन का प्रकार है विकास जनित विस्थापन। यह विस्थापन का सबसे व्यापक रूप है जो विकासशील देशों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का परिणाम है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई। उनके फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में भी विस्थापन की समस्या ने त्रासदी का रूप ले लिया। किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के लिए जब बड़े बड़े बांधों और जलाशयों का निर्माण होता है तो इससे लाखों हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि, वन संपदा और प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं। हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं झारखंड के झारखंड राज्य में, जहाँ के अनेक जिलों में इस तरह के निर्माण कार्य ने बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों को विस्थापित किया है। इसी तरह आज जनजातीय क्षेत्र में बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, जिससे जनजातीय भूमि का अधिग्रहण होने के साथ साथ उन्हें अपने परंपरागत निवास क्षेत्र से वंचित होकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना आवश्यक हो गया है। स्पष्ट है कि अधिकांश विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भूमि के एक बड़े हिस्से की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिन लोगों को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ता है वे काफ़ी सीमा तक विस्थापन की त्रासदी को महसूस कर सकते हैं।
तीसरी समस्या है प्रवास या प्रव्रजन की समस्या। जनजातियों में प्रवास की प्रवृत्ति एक ऐसी समस्या है जिसने इन समुदायों के भौतिक स्वरूप में इतना परिवर्तन पैदा कर दिया है कि इसमें बहुत नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। वास्तव में प्रवास के फलस्वरूप किसी समुदाय की जनसंख्या की जो संरचना है और उसके गुण हैं उसमें इस तरीके से परिवर्तन होने लगता है जो अक्सर इस उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जनजातीय समूहों में चाहे बाहर से आकर रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो अथवा जनजातीय समुदाय किसी दूसरे स्थानों पर जाकर बसने लगें, दोनों ही स्थिति में लोगों की संख्या अगर बढ़ रही है तो इन दोनों दशाओं में हम प्रवास, प्रव्रजन अथवा स्थान परिवर्तन जैसे शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन स्थायी या अस्थायी दोनों तरह का हो सकता है। प्रवास की प्रवृत्ति ऐच्छिक भी है। इससे में व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है अथवा आजीविका के परंपरागत तरीकों को छोड़कर किसी नए कार्य या व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगता है। दूसरी ओर विस्थापन की प्रवृत्ति बाध्यताकारी होती है। जनजातीय क्षेत्रों में नए कारखानों की स्थापना होने, खनिज पदार्थों का खनन होने तथा नहरें या सड़क बनाने से हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो जाने के कारण एक बड़ी संख्या में जनजातियों के लोगों जो है विस्थापित हो जाते हैं। इस दशा में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रवास की प्रवृत्ति बाध्यताकारी होती है। ऐसे प्रवास में विस्थापन की विशेषताओं का समावेश होता है। वर्तमान समय में जनजातियों में प्रवास की बढ़ती हुई प्रवृत्ति उनकी प्रमुख समस्याओं में से एक है। बाहरी समूहों के संपर्क में आने के फलस्वरूप जनजातियों के एक बहुत से जो है शिक्षित युवा साहसी जो हैं एजुकेटेड लोग ये क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़कर औद्योगिक या नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करने लगते हैं ताकि इन्हें जो है यहाँ पर आजीविका के अधिक अवसर प्राप्त हो सके। परिवार में जब युवा सदस्यों की कमी हो जाती है तो प्रौढ़ या वृद्ध जो सदस्य होते हैं वे अपनी कृषि भूमि का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। फलस्वरूप परिवार के सामने आर्थिक संकट की दशाएं पैदा होने लगती। जनजातियों में भूमि निष्कासन की समस्या आज पहले से बहुत अधिक गंभीर है। जनजातियों की कृषि भूमि में के एक बड़े हिस्से पर या तो उनकी ऋणग्रस्तता के कारण अनेक दबाव समूहों का अधिकार हो जाता है अथवा जमीन की कीमतों में वृद्धि होने के साथ अनेक लोग स्वयं अपनी भूमि को बेचना अधिक पसंद करने लगते हैं। कानून द्वारा जनजातियों की भूमि का गैर जनजातीय लोगों द्वारा खरीदने पर रोक लग जाने से अक्सर जनजातीय भूमि का हस्तांतरण अवैध रूप से होता है। इस दशा में उन प्रभावशाली लोगों को जनजातियों की कृषि भूमि पर अधिकार करने का अवसर मिल जाता है जो बिना किसी भुगतान के या अवैध रूप से उनकी भूमि को हड़प लेते हैं। इन दोनों दशाओं के बीच प्रभावित परिवार को प्रवास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साधारणतया जनजातीय क्षेत्र में प्रवास करने वाले लोगों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ऐसे लोग जब किसी औद्योगिक केंद्र या नगर में जाकर बसते हैं तो उन्हें इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती कि वे एक स्वस्थ आवास में रह सकें। इनमें से अधिकांश लोग नगरों की उन गंदी बस्तियों में निवास करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जहाँ का वातावरण उनके जनजातीय गांवों से भिन्न और अस्वास्थ्यकारी होता है। यही कारण है कि जनजातीय प्रवास में वृद्धि होने से के साथ साथ जनजातियों में तरह तरह की बीमारियों में भी वृद्धि होती जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रवास करने वाले पुरुष जब औद्योगिक केंद्र या नगरों में अपने परिवार से अलग रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं तो एक दोषपूर्ण पर्यावरण के कारण उनमें भी विचलित व्यवहारों अथवा अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यही वह दशा है जो प्रवास की समस्या का एक प्रमुख मुख्य कारण है। पुरुषों द्वारा अपने जनजातीय गांव को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने से उनका परिवार गांव में ही छूट जाता है। इसके फलस्वरूप ऐसे परिवारों की स्त्रियां और बच्चों के सामने अनेक नई आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में पारिवारिक विघटन की बढ़ती हुई समस्या काफ़ी सीमा तक प्रवास से उत्पन्न दशाओं का ही परिणाम है। स्पष्ट है कि जनजातियों में जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं अनेक आंतरिक तथा बाह्य दशाओं का परिणाम है। एक व्यवहारिक और समन्वित नीति की सहायता से ही जनजातियों की समस्याओं को दूर करके उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है।
इस दृष्टिकोण से विभिन्न जनजातियों तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ही विकास कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना आवश्यक है। इस प्रकार हमारा जो है जनजातियों में जो है भूमि की से संबंधित जो समस्याएं हैं या परिवर्तनशील जो समस्याएं हैं उनका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।